हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पूंजी संरचना क्या होती है उस पर विचार करने वाले हैं। तो पूंजी संरचना, जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर करके बोला जाता है, तो एक जो सुदृढ़ पूंजी संरचना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता का मुख्य आधार है और यह कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता को प्रकट करती है। वित्तीय योजना बनाते समय पूंजी ढांचे की रचना पर विचार करना आवश्यक होता है और किसी भी संस्था में पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण कर लेने के पश्चात ही पूंजी के स्वरूप अर्थात पूंजी की संरचना को निर्धारित किया जाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम में पूंजीकरण की राशि को निर्धारित करने के पश्चात यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पूंजी का स्वरूप क्या होगा, अर्थात पूंजी की संरचना कैसे होगी। पूंजी के स्वरूप को ही हम पूंजी की संरचना कहते हैं। तो पूंजी की संरचना में अर्थात दीर्घकालीन पूंजी अगर आप जुटाना चाहते हो तो कंपनी क्या करेगी, अंशपत्र, ऋणपत्र इनका निर्गमन करेगी और इसका अनुपात क्या होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब कि कितने मात्रा में अंशों का निर्गमन होगा, कितने मात्रा में ऋणपत्रों का निर्गमन होगा, यह भी एक पूंजी संरचना में महत्वपूर्ण चीज रहेगी। और एक सुदृढ़ पूंजी ढांचा या सुदृढ़ पूंजी संरचना कंपनी की सफलता का सही निर्णायक होता है। अलग अलग कंपनियों का पूंजी ढांचा भी अलग अलग होना निश्चित है। पूंजी ढांचा का आकार, प्रकार, व्यवसाय के स्वभाव और व्यवसाय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसलिए सभी कंपनियों में पूंजी की रचना का, ढांचा का, संरचना का विशिष्ट महत्व होता है। अभी पूंजी संरचना का आशय देखते हैं। तो किसी भी संस्था या तो कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुल पूंजी का कुछ भाग समता अंशों में होता है, कुछ भाग पूर्वाधिकार अंशों में होता है, कुछ भाग ऋणपत्रों में होता है, तो कुछ बंधक ऋणपत्रों में होता है। तो इस प्रकार से ये भाग वितरित किया जाता है और ये जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां हैं उनके बीच का जो निर्धारित अनुपात है उसी को हम पूंजी ढांचा कहते हैं। अर्थात आपके कंपनी के समतांशों का निर्गमन कितनी मात्रा में हुआ है, ऋणपत्रों का निर्गमन कितनी मात्रा में है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कितनी मात्रा में है, उसी के बीच का जो अनुपात है उसी को हम पूंजी ढांचा या तो पूंजी संरचना करके कहते हैं। अभी इसका क्या बोलते हैं, एक परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा है R.H. बैरुल की। इन्होंने कहा है कि पूंजी संरचना का उपयोग प्रायः किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो व्यावसायिक संस्थाओं में जो भी दीर्घकालीन पूंजी रहती है तो वो कौन कौन से साधनों से आपने प्राप्त की है, तो उसी का ही ढांचा जो है उसी को हम पूंजी संरचना करके बोलेंगे। उन्हीं का जो अनुपात है वही पूंजी संरचना है। पहली परिभाषा देख लो, ब्रेस्टन और ब्राइम की। इन्होंने कहा है कि पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों में विभाजित होता है, साथ में अधिमान मतलब कि पूर्वाधिकार अंश और शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। अर्थात अलग अलग प्रकार के जो स्रोत है आपके पूंजी एकत्रित करने के, उनके बीच के अनुपातों को ही हम पूंजी संरचना करके कहते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी संरचना का आशय है। अभी सामान्य आशय भी देखते हैं। अर्थात ये जो पूंजी ढांचे में इस बारे में निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से एकत्रित किया जाए और कितना ऋणपत्रों से। अंशों में भी कितना भाग पूर्वाधिकार अंश पूंजी का रखा जाए, अर्थात पूर्वाधिकार को अधिमान अंश पूंजी कहते हैं, और कितना भाग जोखिम पूंजी का। जोखिम पूंजी मतलब कि साधारण अंश पूंजी। अर्थात ये जो अंश पूंजी, इसके बारे में अकाउंट्स में आप पढ़े हो समतांशों की विशेषताओं में। अर्थात इनको हमें कंपनी के समापन के समय ही इनको वापस करना पड़ता है और वो भी अनिवार्य नहीं होता। सभी दायित्वों को चुकाने के बाद अगर आपके पास धनराशि बचती है तभी समतांशों की रकम वापस करते हैं और इसलिए समतांशों को जोखिम पूंजी करके बोलते हैं। तो अधिमान अंश पूंजी का भाग, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भाग कितना है, समता अंश पूंजी का भाग कितना है, ऋणपत्रों का भाग कितना है, इसी की ही जानकारी जो भी स्वरूप देता है पूंजी का, उसी को ही हम पूंजी ढांचा करके बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यवसाय में पूंजी मिश्रण का स्वरूप क्या होता है वही पूंजी संरचना के माध्यम से, पूंजी ढांचा के माध्यम से पता चलता है। अभी पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण में अंतर देख लो। तो पूंजी संरचना, पूंजीकरण दोनों भी एक समान नहीं है। पूंजीकरण में क्या होता है, पूंजी की मात्रा को निर्धारित किया जाता है और पूंजी संरचना में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। पूंजी की मात्रा मतलब कि कितने अंशों का आपने निर्गमन किया है और पूंजी संरचना मतलब कि पूंजी का स्वरूप कैसा है, मतलब कि स्वामित्व पूंजी, जोखिम पूंजी, समता अंश वाली पूंजी कितनी है, ऋण पूंजी कितनी है, उसके बारे में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो पूंजी संरचना में पूंजी का स्वरूप
और पूंजीकरण में पूंजी की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। तो पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजी के प्रकार में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि 1,00,000 समतांशों के बदले हम 50,000 ऋण पत्र, 50,000 के पूर्वाधिकार अंश, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये पूंजी संरचना होगी। तो गेस्टनबर्ग का कथन है इन दोनों के अंतर को प्रकट करने के लिए कि पूंजीकरण एक निगम की, मतलब कि संस्था की स्वामित्व पूंजी एवं ऋण पूंजी इसके ऋण भार द्वारा व्यक्त होती है और इसी के बराबर होती है। पूंजी संरचना उन प्रतिभूतियों के प्रकार को व्यक्त करता है जिनसे पूंजीकरण का निर्माण होता है। तो पूंजीकरण, ये ध्यान देना है कि पूंजीकरण में पूंजी की मात्रा का निर्धारण किया जाता है और पूंजी संरचना में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। तो उसी आशय पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी आगे के वीडियो में हम पूंजी संरचना के समय ध्यान देने योग्य बातें, या तो पूंजी संरचना के गुण और आदर्श पूंजी संरचना क्या है, कैसी है, उस पर विचार करेंगे।